हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। और क्योंकि पेपर बहुत धीरे धीरे करीब आ रहा है भैया, 6 मार्च को यूपी बोर्ड में फिजिक्स का एग्ज़ाम है। 6 मार्च को फिजिक्स का एग्ज़ाम है। सर थोड़ा सा टेंशन है, थोड़ा सा डर लग रहा है कि 6 मार्च का पेपर हम कैसे हैंडल करेंगे। ठीक, तो 1 महीना आपके पास है, डरने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 1 महीने में आप अगर फिजिक्स की प्रिपरेशंस करते हैं, क्योंकि देखो अब तो आप स्कूल जाओगे नहीं, घर पे बैठे हो, तो कम से कम 2 से 3 घंटा तो आप रेगुलरली फिजिक्स पढ़ ही सकते हो घर पे, है ना। अगर आप 15 दिन में 2 से 3 घंटे अगर पढ़ते हैं और वन शॉट वीडियो से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं, रिविजन वन शॉट, अगर फुल लेंथ वीडियोस नहीं देखते हैं तो आप रिविजन वन शॉट वीडियोस उठाइए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे बेटा, है ना। चैप्टर वाइज रिवीजन वन शॉट वीडियोस उठाइए, 1.5 से 2 घंटे के अंदर हमने हर एक चैप्टर्स को रिवाइज किया है। ठीक, और रिविजन्स वीडियो देखिए, उसको प्रैक्टिस करिए। उसके साथ ही साथ जो पीवाईक्यूज मैं आपको करवा रहा हूँ, 2024 के जो क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ 2025 के लिए, 2024 के जितने भी सेट्स हैं, एक बार एटलीस्ट कम से कम 2024 के सारे सेट, कितने सेट्स है भाई, पीवाईक्यूज के आपके 7 सेट्स हैं 2024 के, 7 सेट्स को आप सॉल्व कर लीजिए। डेफिनेटली 7 सेट को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं ना, तो इसी में से आपके कम से कम 40 से 50 नंबर के क्वेश्चंस तो इसी में से आ जाएंगे। इन 7 सेट्स में से 40 से 50 नंबर का डेफिनेटली, क्योंकि इन्हीं सेट्स के क्वेश्चंस ही रिपीट होते हैं, इन्हीं सेट्स के क्वेश्चंस ही रिपीट होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो बनते नहीं है नए नए। इन्हीं क्वेश्चंस को हर सेट्स में क्या करते हैं, 2024 से कुछ क्वेश्चंस उठाए, 2023 से कुछ क्वेश्चंस उठाए और उठा के उनको उन्होंने डाल दिया पेपर में। तो जितने भी 2024 के सेट्स निपटा लो, उसके बाद अगर टाइम बचता तो 2023 के भी कुछ सेट्स आप लोग सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ ही फॉर्मूला शीट को रिवाइज करिए। फॉर्मूला शीट्स अगर आपने नहीं बनाया तो मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको जाके वीडियो को देखिए, वहाँ पे फॉर्मूला शीट डाउनलोड करिए, फॉर्मूले को रिवाइज करिए। दिन में एक बार आप फॉर्मूला शीट जरूर रिवाइज करिएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की एक सीरीज स्टार्ट किया था, इसमें 100 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैंने आप लोगों को करवाया चैप्टर वाइज, आप वो वीडियो को देख सकते हैं। अगर उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है न्यूमेरिकल्स करने का, तो आप न्यूमेरिकल सीरीज को फॉलो अप कर सकते हैं। अदरवाइज इतना अगर आप कर लेंगे तो डेफिनेटली बेटा आप 70 में से कम 50 से 55 नंबर तो ले ही आओगे आप, है ना। इतना भी अगर करके जाते हो तो बोर्ड एग्जाम में 50 से 55 लेके आते हो, और मान लेते हैं प्रैक्टिकल में आपको 25 नंबर मिलते हैं, 55 आप थ्योरी में लेके आते हो, तो डेफिनेटली आपके 80 मार्क्स हो जाते हैं, है ना। और 80 मार्क्स अभी 1 महीने पढ़ के, अगर 1 मंथ अगर पढ़ के आप 80 मार्क्स लेके आ रहे हो, है ना, 1 महीने में अगर आप 80 नंबर लेके आ रहे हो तो इट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा मार्क्स है 80, है ना। तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, जिन बच्चों ने पढ़ना स्टार्ट नहीं करा, जो बच्चे पढ़ रहे हैं रेगुलरली डेफिनेटली वो तो 95 प्लस लेके ही आएंगे, उनका टारगेट ही रखा होगा 90 प्लस फोड़ना है। ठीक, तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। ठीक, पेपर में अच्छा करिएगा, अच्छा फोड़िएगा 6 मार्च के पेपर में। उसी की तैयारी के लिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया बेटा 2024 का सेट FT। ठीक, और इसका पार्ट ये 3rd है बेटा, 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, पार्ट 3rd इसमें हम केवल हम डिस्कस करेंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन। केवल हम क्या डिस्कस करेंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक, और जो भी आपके डाउट्स होते हैं बेटा, अगर कोई भी डाउट्स आपके पास है फिजिक्स में, कोई क्वेश्चंस आपके मन में जिसका सॉल्यूशंस आपको नहीं मिल रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं। वो डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, डाउट्स पूछ लेंगे, आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे, मन में डाउट नहीं होगा, तो पेपर बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो जितने भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं मेरे से। ये इतना मैं आप लोगों के लिए हेल्प कर दूंगा कि जो भी डाउट्स आएंगे कमेंट सेक्शन में, हर एक डाउट्स का मैं रिप्लाई जरूर कर दूंगा। ठीक, तो अगर कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स, कुछ भी है मन में, लिख दो कमेंट सेक्शन में। चलिए बात करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित दिए गए परिपथ में निम्नलिखित की गणना कीजिए। क्या निकालना है, परिपथ की तुल्यधारिता निकालना है। 3 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र पर आवेश निकालना है। ठीक, 3 और 2 संधारित्र कौन सा है, ये हो गया और ये हो गया। ठीक, इन दोनों में हमें क्या निकालना, आवेश निकालना है। ओह सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, गजब। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के।
तो ये क्वेश्चन आपका व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ये व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पे बनता हुआ आपको दिख रहा है। ठीक, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बनता हुआ दिख रहा है तो चेक कर लेते। सबसे पहले हम इसको नेम देते C1, C2, C4, C3 और ये C5। देखो C1 बाई C2 का रेशियो देखें तो C1 बाई C2 12 माइक्रोफैरड अपॉन 6 माइक्रोफैरड, तो ये आपका जाएगा बेटा 2। ठीक, इन दोनों का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो C3 डिवाइड बाय C4, C3 आपका है यहाँ पे 6 माइक्रोफैरड डिवाइडेड बाय 3 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड से माइक्रोफैरड कैंसिल, तो इसको भी डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा यहाँ से। तो इसका रेशियो भी 2 आ रहा है, इसका भी रेशियो भी 2 आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं अतः C1 बाई C2 इज इक्वल टू C3 बाई C4 इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज 2। तो C1 बाई C2 इज इक्वल टू C3 बाई C4 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। किसमें भाई? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। अतः व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में है। संतुलन की अवस्था में है। तो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है बेटा, ये संतुलन की अवस्था में, ये बैलेंस कंडीशन में है। अगर बैलेंस कंडीशन में है तो इस वाले कैपेसिटर को क्या कर देंगे हम? यहां से हटा देंगे। ये कैपेसिटर से यहां से हट जाएगा कि इस वाले ब्रांच में करंट कितना होगा? 0 होगा। इस वाले ब्रांच में करंट कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे चार्ज फ्लो ही नहीं होगा। तो इस वाले कैपेसिटर्स को यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं पूरी तरीके से। तो अगर इसको हटा देते हैं तो यहाँ पे हमारा जो नया सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। 2 कैपेसिटर 12 and 6 माइक्रोफैरड का ये सीरीज में हो जाएगा। नेक्स्ट 2 आपके माइक्रोफैरड कैपेसिटर सीरीज में हो जाएगा, और इसके साथ हमारे पास एक बैटरी लगी हुई है। कितने वोल्ट की भाई? 10 वोल्ट की बैटरी है। ये 12 माइक्रोफैरड है, ये आपका 6 माइक्रोफैरड है, ये आपका 6 माइक्रोफैरड, ये आपका 3 माइक्रोफैरड का है। ठीक, ये आपका C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, ये आपका C4 हो गया। तो देखिए C1 और C2 आपका किसमें? श्रेणी क्रम में है, तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़िए। C3 C4 को श्रेणी क्रम में जोड़िए, एंड देन दोनों को किसमें जोड़िए? समांतर क्रम में। तो यहां पे लिखेंगे अतः देखो C1 तथा C2 किसमें है? ये श्रेणी क्रम में है। किसमें? ये श्रेणी क्रम में। अगर ये श्रेणी क्रम में है तो इसका तुल्य धारिता हो जाए 1/C डैश, तो 1/C1 प्लस 1/C2। देखिए 1/12 प्लस 1/6, तो दैट इज 12 LCM। 12 एकम 12, 6 दूना 12, तो ये आपका आ जाएगा 2 और 1 3, 3/12। 3 से 12 को काटेंगे तो कितना है? 1/4। तो यहां से हमारा C डैश जो है वो आपका जाएगा 4 माइक्रोफैरड। तो C डैश हो गया हमारा 4 माइक्रोफैरड। C डैश क्या हो गया हमारा? 4 माइक्रोफैरड। मतलब श्रेणी क्रम में जो C1 और C2 जुड़ा हुआ है, इनकी जो तुल्य धारिता है, तुल्य धारिता हो गया इन दोनों का तुल्य धारिता हो गया 4 माइक्रोफैरड। अगेन अब C3 और C4 श्रेणी क्रम में है, तो इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। C3 तथा C4 ये किसमें है? ये श्रेणी क्रम में है। अगर ये श्रेणी क्रम में है, C3 और C4 श्रेणी क्रम में है, तो इसकी तुल्य धारिता ले लेते हैं 1/C डबल डैश इज इक्वल टू 1/C3 प्लस 1/C4। 1/C3 की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो C3 यहाँ पे है 6 और C4 है आपका 3, तो 1/6 प्लस 1/3, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा 6, 6 कम 6, 3 दूना 6, तो 3/6, तो ये जाए 1/2। 1/C डबल डैश इज इक्वल टू 1/2, तो C डबल डैश आपका जाए 2 माइक्रोफैरड। कितना जाएगा बेटा? 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, कितना जाएगा? 2 माइक्रोफैरड। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा, अब C डैश और C डबल डैश किस में होगा? C डैश और C डबल डैश हो जाएगा आपका समांतर क्रम में। C डैश तथा C डबल डैश ये हमारा हो जाएगा समांतर क्रम में। ठीक, अगर हम इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो C इज इक्वल टू C डैश प्लस C डबल डैश, तो दैट इज इक्वल टू C डैश 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड। ठीक, तो C इज इक्वल टू आपका 6 माइक्रोफैरड हो जाएगा। तो इसकी तुल्य धारिता जो है, टोटल जो कैपेसिटेंस है
इस पूरे सर्किट का वो कितना हो जाएगा, वो आपका जाएगा 6 माइक्रोफैरड। तो पहले पार्ट का जो आंसर होगा सी, दैट इज 6 माइक्रोफैरड हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आया? बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है। व्हीटस्टोन ब्रिज रेजिस्टर्स में भी बनता है और कैपेसिटर में भी बनता है, दोनों में बनता है। कैपेसिटर पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, रेजिस्टर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, दोनों पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये कैपेसिटर बेस्ड है। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज में इसमें करंट जीरो है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, सेम होगा। ये ए पॉइंट मान लो यहाँ पे, ये बी पॉइंट है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल बी वी और वी ए इज इक्वल टू वी बी, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। अगर इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है बेटा, तो यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड पे चार्ज कितना होगा, तो इस 2 माइक्रोफैरड पे चार्ज जो है वो जीरो होगा। तो यहाँ पे पूछा ना 3 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। आवेश आपको ज्ञात करना है, आवेश ज्ञात करना है। ओह सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, गजब। ठीक, तो देखो 2 माइक्रोफैरड पे आवेश जीरो हो जाएगा क्योंकि डायगोनली कनेक्टेड है, डायगोनल में करंट जीरो है, डायगोनल के दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, सॉरी पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना है, जीरो है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज कितना, उस पर चार्ज कितना है वो कैलकुलेट करते हैं। देखो ये वाला जो सर्किट है इसको थोड़ा सा और रिड्यूस कर लेता हूं मैं, ये जो सर्किट हमारा है इसको थोड़ा सा और रिड्यूस कर लेता हूं। तो इन दोनों की टोटल कैपेसिटी हो गया 4 माइक्रोफैरड, ठीक, और इन दोनों नीचे की दो कैपेसिटर जो है इन दोनों की टोटल कैपेसिटी हो गया 2 माइक्रोफैरड। दोनों को समांतर क्रम में मैं जोड़ देता हूं। ठीक, देखो इस तरीके से समझो, हमारे पास 2 कैपेसिटर है, हमारे पास 2 कैपेसिटर हैं, एक 4 माइक्रोफैरड का, ये 4 माइक्रोफैरड का हो गया बेटा, दैट इज सी डैश, और ये सी डबल डैश हो गया हमारा, सॉरी 2 माइक्रोफैरड। ठीक, और इसके अक्रॉस 10 वोल्ट की बैटरी जोड़ी गई है। कितनी वोल्ट की बैटरी है भाई, 10 वोल्ट की बैटरी है। अब ऐसे समझो इसको। ठीक, तो यहां पे जो 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, 10 वोल्ट होगा, क्योंकि ये समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में वोल्टेज क्या होता है भाई, समान होता है। तो देखो यहां पे हम निकालते हैं सी डबल डैश पर आवेश, तो सी डबल डैश पर आवेश कितना होगा भाई, तो इसको Q ले लेते हैं हम, तो Q इज इक्वल टू सी डबल डैश इंटू वी, क्योंकि दोनों समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में वोल्टेज समान है, तो इसके क्रॉस वोल्ट 10 वोल्ट, इसके क्रॉस भी वोल्ट कितना भाई 10, तो इसमें कितना आवेश होगा, तो Q इज इक्वल टू सी इंटू वी होता है, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी होता है। ठीक है, तो सी डबल डैश हो गया बेटा आपका, सी डबल डैश हो गया 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड वी हो गया आपका 10, तो Q दैट इज Q इज इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम। ओह सर बहुत सुंदर। तो हमने कहा सी डबल डैश, ये जो सी डबल डैश कैपेसिटर है, ये जो कैपेसिटर सी डबल डैश है, किसका कॉम्बिनेशन है भाई, ये कॉम्बिनेशन है किसका, ये 6 और 3 का कॉम्बिनेशन है, और श्रेणी क्रम में क्या होता है, आवेश बराबर होता है, तो इसका मतलब इस पे भी आवेश Q होगा और इस पे भी आवेश Q होगा, 6 माइक्रोफैरड पे भी आवेश Q होगा और 3 माइक्रोफैरड पे भी आवेश Q होगा, क्योंकि समांतर क्रम में आवेश बराबर होता है, समांतर क्रम में आवेश बराबर। तो इन दोनों के पास टोटल आवेश कितना है, तो इन दोनों के पास टोटल आवेश है 20 माइक्रोकूलम, तो इसलिए 3 माइक्रोफैरड पे आवेश कितना हो जाएगा, 20 माइक्रोकूलम। अतः 6 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड पर आवेश, कुल आवेश कितना है, आवेश 20 माइक्रोफैरड सॉरी कूलम है, इसीलिए 3 माइक्रोफैरड पर आवेश तो इतना ही रहेगा, Q दैट इज इक्वल टू व्हाट 20 माइक्रोकूलम हो जाएगा, कितना जाएगा 20 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम। और 2 माइक्रोफैरड पर आवेश कितना होगा, 2 माइक्रोफैरड संधारित्र पर आवेश Q डैश दैट इज 0। ठीक, क्योंकि 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर डायगोनली आपका कनेक्ट है, इसलिए उस पे आवेश जो है वो कितना जाएगा भाई 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, निहायत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये है कि नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कहीं अटकते हैं तो आप सॉल्यूशंस देख सकते हैं इसका। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसकी बात करते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं किरण आरेख की सहायता से, किरण आरेख की सहायता से परावर्ती दूरदर्शी में प्रतिबिंब बनने की व्याख्या कीजिए। परावर्ती दूरदर्शी में प्रतिबिंब बनने की व्याख्या कीजिए और कह रहा है अपवर्ती दूरदर्शी से इसकी विशेषताओं की तुलना कीजिए। मतलब अपवर्ती दूरदर्शी के कंपैरिजन में जो परावर्ती दूरदर्शी होता है वो ज्यादा जो है क्या कहते हैं उसके ज्यादा एडवांटेज होते हैं, है ना। तो वो एडवांटेज आपको लिखना है, वो एडवांटेज क्या क्या है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले प्रतिबिंब कैसे बनता है उसकी व्याख्या हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो परावर्ती दूरदर्शी देखो दो प्रकार के होते हैं। अगर हम परावर्ती दूरदर्शी की बात करते हैं तो परावर्ती दूरदर्शी में क्या होता है, दर्पण का यूज किया जाता है। परावर्ती दूरदर्शी में किसका यूज किया जाता है? परावर्ती दूरदर्शी। ये लास्ट सेट में भी क्वेश्चन आया था इसका एक परावर्ती दूरदर्शी का, और इसी सेट में भी क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है ना। परावर्ती दूरदर्शी की बात करते हैं तो इसमें लेंस की जगह पे क्या यूज होता है? इसमें लेंस की जगह पे यूज होता है आपका दर्पण यूज होता है। दो प्रकार के परावर्ती दूरदर्शी होते हैं। तो परावर्ती दूरदर्शी हमारे दो प्रकार के हैं, एक न्यूटन का परावर्ती दूरदर्शी, परावर्ती दूरदर्शी न्यूटोनियन टेलीस्कोप हम बोलते हैं, और नेक्स्ट है कासग्रेन। कासग्रेन का परावर्ती दूरदर्शी, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूटोनियन टेलीस्कोप की बात करते हैं, फिर कासग्रेन टेलीस्कोप की हम बात करेंगे। देखो न्यूटोनियन टेलीस्कोप की अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि यहाँ पे क्लैरिफाई इन्होंने किया नहीं है, परावर्ती दूरदर्शी की बात कर रहे हैं तो क्योंकि दो टाइप्स के होते हैं, दोनों को डिस्कशंस कर लेते हैं, रे डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूटन का परावर्ती दूरदर्शी। देखो न्यूटन का परावर्ती दूरदर्शी की हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा एक मेटल का रॉड होता है, एक मेटल रॉड होता है इसके अंदर। इसमें स्पेस कम हो जाएगा, ठीक है, एक सेकंड दो मुझे, थोड़ा सा स्पेस बना लूं मैं। ठीक है, चल यहां बनाता हूं मैं डायग्राम। देखो तो इसमें क्या होता है, एक हमारा हॉलो ट्यूब होता है, मैं शेप ले लेता हूं। ठीक है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, मेटल का एक ट्यूब होता है, हॉलो ट्यूब होता है मेटल का, ठीक। और इस ट्यूब के इस एंड पे क्या लगा देते हैं हम, एक टेलीस्कोप के लिए एक दर्पण का यूज किया जाता है यहाँ पे इस एंड पे। तो एक अवतल दर्पण लगा देते हैं हम यहाँ पे। किसको फिक्स करते हैं यहाँ पे एक अवतल दर्पण को फिक्स किया जाता है। किसको फिक्स किया जाता है? अवतल दर्पण को फिक्स किया जाता है। तो यहाँ पे एक जाइंट मेटल का क्या होता है, एक अवतल दर्पण होता है, मेटल को पॉलिश करके बनाया जाता है, ये मेटल का होता है। दर्पण किसका भाई? मेटल का है, ठीक। तो ये हमारा एक अवतल दर्पण है। क्या भाई? अवतल दर्पण है, ठीक हो गया। अच्छा देखो, अब अवतल दर्पण का ये मुख्य अक्ष हो गया मान लेते हैं, ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया मान लेते हैं। अब क्या है कि इस प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये जो दर्पण हमारा लगा हुआ है,
तो इस दर्पण का एक फोकस होगा यहाँ पे, ये इसका फोकस है, क्या है, इसका फोकस है। इस फोकस से पहले, इस मुख्य फोकस से पहले 45 डिग्री पे हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे एक प्लेन मिरर का यूज किया जाता है। इस फोकस से पहले 45 डिग्री पे क्या लगा देते हैं हम, एक समतल दर्पण यूज किया जाता है। ये हमारा समतल दर्पण है, समतल दर्पण, ठीक हो गया। चलिए अगर हम बात करें तो जब इसमें मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आपतित होती है, किसके समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर, तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आपतित हुआ, ठीक हो गया। ये मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण क्या हुआ, आपतित हुआ, ठीक। दर्पण से अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात ये कहां पर मिलेंगे, ये मिलेंगे इसके फोकस पर। कहां पर मिलेंगे, ये मिलेंगे इसके फोकस पर। तो फोकस पर मिलने से पहले ये किस पे इंसिडेंट होता है, ये इस दर्पण पे इंसिडेंट होता है। किस पे इंसिडेंट होता है, ये यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इस दर्पण पे इंसिडेंट होता है। कहां पे, क्योंकि ये कहां मिलने वाले हैं, ये इसके फोकस पर मिलने वाले हैं। तो फोकस से पहले ही हमने क्या रख दिया, दर्पण रख दिया इस तरीके से। तो ये प्रकाश की किरण आके क्या होगा, इस दर्पण पे आपतित होगा, और ये दर्पण इस प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, फिर से परावर्तित करेगा, और फिर से परावर्तित करके इन प्रकाश की किरणों को इसके मुख्य अक्ष के लंबवत यहां पे क्या रखा है, एक यहां पे एक आपका नेत्रिका प्लेस्ड होता है, और ये जो प्रकाश की किरण है वो इस नेत्रिका के अंदर क्या करता है, प्रवेश करता है, और नेत्रिका के अंदर इसका एक और मैग्निफाइड इमेज बनता है। एक बड़ा सा प्रतिबिंब जो है इस नेत्रिका के अंदर बनता हुआ दिखता है, ठीक है। तो अंतिम प्रतिबिंब किसके अंदर बनेगा भाई, नेत्रिका के अंदर बनेगा। ये हमारा क्या भाई, ये हमारा है नेत्रिका, ये हमारा है नेत्रिका, ठीक हो गया। तो ये हमारा रे डायग्राम बन गया किसका, न्यूटोनियन टेलीस्कोप का, न्यूटन का परावर्तित दूरदर्शी का ये हमारा रे डायग्राम जो है यहाँ पे बन गया है, ठीक हो गया। चलिए बात करते हैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखना है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हमें यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। तो न्यूटन के परावर्ती दूरदर्शी में लेंस के जगह एक बड़े द्वारक का अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इस टेलीस्कोप में, इस दूरदर्शी में फोकस बिंदु से पहले, F से पहले 45 डिग्री पर एक समतल दर्पण को फिक्स किया गया है। ठीक, और नाउ अब जो दर्पण का जो मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के लंबवत एक नेत्रिका, देखो मुख्य अक्ष के लंबवत स्थिति पर एक नेत्रिका को लगाया गया है, जिस पर
वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जिस पर वस्तु का क्या बनता है भाई, अंतिम प्रतिबिंब बनता है। ठीक हो गया, ये थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन यहां पे लिख देंगे और किस तरीके से रे डायग्राम बना है ये भी आप थोड़ा सा लिख देंगे तो चल जाएगा। ठीक, मैं ज्यादा वीडियो को लेंथी नहीं बना रहा हूं। मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सेम होता है, आवर्धन, अगर हम आवर्धन की बात करते हैं m, तो m इज इक्वल टू होता है बेटा FO डिवाइड बाय FE ब्रैकेट में 1 प्लस डी बाय FE बाय डी, FE बाय डी। ठीक, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, डी पर बनेगा। जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बनेगा तो आवर्धन का फॉर्मूला यूज करेंगे, और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे FO बाय FE एट इंफिनिटी के लिए। ठीक, तो जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, m इज इक्वल टू FO डिवाइडेड बाय FE ब्रैकेट में 1 प्लस FE बाय डी यूज करेंगे। डी यहाँ पे निकट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, यहाँ पे कैपिटल डी 25 सेंटीमीटर। ठीक, FO जो है यहाँ पे जो दर्पण है इस दर्पण की फोकस दूरी है, और FE जो है वो इस नेत्रिका की फोकस दूरी है, नेत्रिका की फोकस दूरी है। मैं ऊपर लिख देता हूं, नीचे स्पेस नहीं मेरे पास। FO, ठीक है ना, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, और ये फोकस दूरी बेटा R/2 हो जाएगा, और FE नेत्रिका की फोकस दूरी, नेत्रिका की फोकस दूरी। ठीक है, और डी आपको पता ही है यहां पे। तो ये तो हो गया हमारा न्यूटन का परावर्तित दूरदर्शी। हम बात करते हैं कासग्रेन का परावर्तित दूरदर्शी की हम बात करते हैं, उसका रे डायग्राम बना देते हैं, बाकी एक्सप्लेनेशन आप खुद लिखोगे। रे डायग्राम की प्रैक्टिस करवा देता हूं मैं। तो कासग्रेन का परावर्ती दूरदर्शी, देखो कासग्रेन का परावर्ती दूरदर्शी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, इसमें समतल दर्पण की जगह पे एक उत्तल दर्पण का यूज किया गया है, और जो नेत्रिका जो मुख्य अक्ष के लंबवत दिशा में रखा था, इसमें जो नेत्रिका है वो मुख्य अक्ष के समानांतर रखा हुआ है, मुख्य अक्ष के समानांतर उसको प्लेस किया गया है। देखिए सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। तो अगर हम कंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं, ठीक है, चलिए देखो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं सबसे पहले इसका। तो इसमें भी आपका क्या होता है, एक हॉलो ट्यूब होता है मेटल का बड़ा सा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, एक मेटल का ट्यूब है, हॉलो ट्यूब है। इसके इस एंड पे यहां पे क्या लगा है, एक अवतल दर्पण लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एक अवतल दर्पण मुख्य। तो ये हमारा एक अवतल दर्पण है, ठीक, जिसका द्वारक बहुत बड़ा, बहुत जितना बड़ा द्वारक होगा उतनी ज्यादा प्रकाश उसके अंदर प्रवेश करेगा, और प्रतिबिंब जो है वो उतना ज्यादा ब्राइट बनेगा, उतना ज्यादा चमकीला बनेगा। तो हम चाहते हैं प्रतिबिंब चमकीला बने, तो इसलिए आपको बड़े द्वारक का क्या यूज करना है, एक अवतल लेंस अवतल दर्पण यूज करना पड़ेगा। और जो अवतल दर्पण बनता है बेटा, ये मेटल का बनता है, ये सिल्वर का बनाया जाता है, इसको पॉलिश किया जाता है, मेटल के सरफेस को बहुत ज्यादा पॉलिश किया जाता है। और जब मेटल के सरफेस को बहुत ज्यादा पॉलिश आप कर दोगे तो सिंपल सी बात है, वो आपका एक बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर बन जाएगा, बहुत अच्छा दर्पण बन जाएगा वो, ठीक। इसलिए मेटल का यूज करते हैं, कांच का नहीं बनाया जाता, क्योंकि कांच का इतना मोटा लेंस बनाएंगे टूटने का डर रहता है, चटकने का डर रहता है, इसलिए कांच का नहीं बनाया जाता, मेटल का बनाया जाता है, ठीक है। नाउ अब हमने क्या करा, इसका मुख्य अक्ष दिखा देते हैं यहां पे, है ना, ये मान लेते इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं।
देखो इस मुख्य अक्ष, इस मुख्य फोकस से थोड़ा पहले ही हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, एक उत्तल दर्पण यहाँ पे लगाया जाता है, जो हमारा एक द्वितीयक दर्पण है। इसको द्वितीयक दर्पण बोलेंगे हम, सेकेंडरी मिरर बोलेंगे हम इसको। ये हमारा प्राइमरी मिरर है, ये हमारा सेकेंडरी मिरर है। ये कौन सा मिरर है भाई, ये उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है भाई, ये उत्तल दर्पण है, ठीक। और इस मुख्य अक्ष के समानांतर ही यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, हम नेत्रिका लेंस यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भाई, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे होल रखा जाता है ताकि लाइट यहाँ से पास हो सके, इस दर्पण से थोड़ा सा होल क्रिएट किया जाता है इसमें, ठीक। और इसी के समानांतर यहाँ पे, इसी मुख्य अक्ष के समानांतर यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, एक नेत्रिका लेंस का उपयोग किया जाता है, ताकि हम जो भी मिरर के थ्रू इमेज बन रहा है उसको मैग्निफाइड कर सके, उसको क्या कर सके, एनलार्ज कर सके। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं भाई, एक नेत्रिका लेंस यूज करते हैं, ठीक। नेत्रिका हो गया ये हमारा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण, ठीक। ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब जैसे ही इस दर्पण पे मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण क्या होता है भाई, आपतित होता है। किसके अक्ष, मुख्य अक्ष समानांतर जब इसमें प्रकाश की किरण आपतित हुआ इस तरीके से, लेट से, है ना, तो ये दर्पण से क्या होगा, अपवर्तन होगा, सॉरी दर्पण से क्या होगा, इसका परावर्तन होगा। और दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये कहां पे मीट करेंगे, ये कहां मिलेंगे, ये मिलेंगे इसके फोकस पर, इसके मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस पर। ये कहां पर मिलेंगे, इसके मुख्य फोकस पर। तो यहां से ये डाइवर्ज हो जाए, सॉरी कन्वर्ज हो जाएगा। जब यहां से कन्वर्ज होगा, यहां से जब ये कन्वर्ज होगा तो ये आके किस पे इंसिडेंट होंगे, ये आके इंसिडेंट होंगे इस दर्पण पे। किस पे इंसिडेंट होंगे, ये इस दर्पण पे इंसिडेंट होंगे, दर्पण पे आके मिलेंगे, ठीक। अगर आप इसको चाहो तो डॉटेड लाइन से दिखाओगे तो ये कहां पर मीट करेंगे, आके इसके फोकस पर मीट करेंगे। लेकिन यहां से जो उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण क्या करेगा, इसको डाइवर्स करेगा, और इसको डाइवर्स करके इन सारे रेस को किसके अंदर भेज देगा, डाइवर्स करके इन रेस को भेज देगा वो इस नेत्रिका के अंदर। और नेत्रिका के अंदर इसका रिफ्रैक्शंस होगा, इसका अपवर्तन होगा, और अपवर्तन के बाद इस नेत्रिका लेंस के अंदर क्या बनेगा, एक प्रतिबिंब बनेगा। जब आप यहां से देखोगे, जब आप नेत्रिका के इस पॉइंट से आप देखोगे तो आपको जो है वस्तु का एक बड़ा सा प्रतिबिंब दिखेगा। अगर आप किसी स्टार को यहाँ पे देख रहे हो, कोई स्टार अगर है यहाँ पे, इस स्टार को अगर आप देख रहे हो तो इस स्टार का एक बड़ा सा जो प्रतिबिंब है वो इस नेत्रिका के अंदर बनता हुआ आपको दिखेगा। तो ये रे डायग्राम्स बन गया किसका, कासग्रेन टेलीस्कोप का। जो कासग्रेन टेलीस्कोप है उसका रे डायग्राम हो गया ये, सॉरी, ठीक है, क्लियर है। तो ये रे डायग्राम्स प्रैक्टिस करिएगा, 2-3 लाइन इसके बारे में लिख दीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट देखिए, क्वेश्चंस में क्या पूछा आपसे, तो इसमें पूछा है अपवर्ती दूरदर्शी की, इस दूरदर्शी से इसकी विशेषताओं की तुलना कीजिए। एडवांटेज बताना है, विशेषताएं बतानी है। देखो जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है, दो है ना, रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग, अपवर्ती और परावर्ती। तो अपवर्ती दूरदर्शी जो होते हैं, अपवर्ती जो दूरदर्शी होते हैं, क्योंकि उसमें लेंस यूज होता है और बड़े बड़े लेंस यूज होते हैं, हैवी लेंसेज यूज होते हैं। तो उन लेंसों से जो आपका प्रतिबिंब जो बनता है, उस प्रतिबिंब में दो प्रकार के विकार होते हैं। उस प्रतिबिंब में दो प्रकार के विकार होते हैं। एक होता है आपका क्रोमैटिक एब्रेशंस और एक होता है स्फेरिकल एब्रेशंस। हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, अभी देखो बताऊंगा मैं आपको क्या बोलते हैं हिंदी में, ठीक। स्फेरिकल एब्रेशंस और क्रोमैटिक एब्रेशंस। क्रोमैटिक एब्रेशंस क्या होता है, क्रोमैटिक एब्रेशंस होता है कि जब आप इमेजेस देखते हैं ना किसी भी ऑब्जेक्ट का, या जैसे स्टार का इमेज देख रहे हैं आप, किसी प्लेनेट का इमेज देख रहे हैं, एस्ट्रॉइड्स का इमेज देख रहे हैं, तो उस इमेजेस के साइड में क्या कलर के फ्रिंजेस बन जाते हैं, क्योंकि जब व्हाइट लाइट उस लेंस में से पास होता है तो लेंस थोड़ा सा क्या करता है, व्हाइट लाइट को डिस्पर्स कर देता है। व्हाइट लाइट को क्या करता है, डिस्पर्स करता है। और डिस्पर्स करने की वजह से क्या होता है, कलर के आपके फ्रिंजेस बन जाते हैं वहां पे, जो इमेजेस है, इमेजेस के साइड में कलर के क्या बन जाते हैं, फ्रिंजेस बन जाते हैं, जिसको हम क्रोमैटिक एब्रेशन। यस, तो देखिए, तो इसमें एडवांटेज के फॉर्म में क्या लिखना है आपको, है ना, एडवांटेज में क्या लिखना है, एडवांटेज में हम यहाँ पे लिखेंगे कि पहला एडवांटेज यहाँ पे है कि परावर्तक दूरदर्शी में प्रकाश का अवशोषण कम होता है।
इसलिए प्रतिबिंब जो है वो चमकीला बनता है। ठीक, क्योंकि लेंस है, लेंस में से प्रकाश आर पार जाता है, अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन के प्रोसेस में कुछ प्रकाश जो है लेंस क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। लेकिन जैसे मिरर पे लाइट इंसिडेंट होता है तो लाइट जो है, मिरर जो है लाइट को अवशोषित नहीं करता, वो 100% लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, वापिस भेज देता है। तो इससे क्योंकि प्रकाश का अवशोषण नहीं होता, उसकी इंटेंसिटी कम नहीं होती, और उसकी इंटेंसिटी कम ना होने के कारण जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है बेटा, वो बहुत ज्यादा चमकीला बनता है, मतलब बहुत ज्यादा क्लियर बनता है प्रतिबिंब। कैसे बनता है, क्लियर बनता है। हम अब सेकंड पॉइंट्स की बात करते हैं। तो परावर्तक दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब वर्ण विपतन से पूर्णतः मुक्त होता है। वर्ण विपतन मतलब क्रोमैटिक एब्रेशंस। अभी जैसे मैंने बताया था कि लाइट अगर पास होता है लेंस में से, अगर लेंस के केसेस में देखते हैं तो लाइट क्या होता है, क्योंकि व्हाइट लाइट है तो लेंस क्या करता है, व्हाइट लाइट को 7 कलर में स्प्लिट कर देता है, स्प्लिटिंग हो जाती है। और स्प्लिटिंग होने की वजह से जो इमेजेस बनते हैं उसके साइड में कलर के फ्रिंजेस बन जाते हैं, कलर्स के इमेजेस बन जाते हैं, तो मल्टीपल्स इमेजेस बनते हैं जो ओवरलैप हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो इसलिए प्रतिबिंब जो है वो उतना क्लियर नहीं बन पाता, उतना ज्यादा वो क्या कहते हैं, उतना ज्यादा वो क्लियर नहीं बनता है, चमकीला नहीं, सॉरी क्लियर का मतलब आपको समझ में आ रहा है, क्लियर नहीं बनता, बस ठीक इतना समझिए आप। बट लेंस में, सॉरी मिरर में क्या होता है, मिरर में लाइट का डिस्पर्जन्स नहीं होता, लाइट स्प्लिट्स नहीं होते हैं। तो लाइट स्प्लिट्स ना होने की वजह से जो इमेजेस बनता है वो आपका क्लियर बनता है। तो इस चीज को हम बोलते हैं क्रोमैटिक एब्रेशंस। सेम अगर हम परवलयाकार दर्पण यूज करते हैं तो परवलयाकार दर्पण यूज करने से क्या होता है कि गोलीय विपतन जो है, स्फेरिकल एब्रेशंस जो है वो दूर हो जाता है। स्फेरिकल एब्रेशंस का मतलब जब लेंस के थ्रू इमेजेस बनता है वो थोड़ा सा टेढ़ा बनता है, टेढ़ा टाइप का बनता है इमेजेस। बट अगर हम परवलयाकार दर्पण यूज करते हैं तो इमेजेस एकदम क्लियर एंड एकदम सीधा इमेजेस आपको दिखता है, इमेजेस बनता है। तो ये जो एडवांटेज है ये परावर्तक दूरदर्शी का है। किसका है, परावर्ती दूरदर्शी का ये एडवांटेज है। ठीक, तो ये 3 एडवांटेज आप यहाँ पे लिख देंगे तो सफिशिएंट आपका 5 नंबर का क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि तरंगों के विवर्तन तथा व्यतिकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। एकल झिर्री विवर्तन प्रारूप का गुणात्मक अवलोकन कीजिए। ये लास्ट सेट का क्वेश्चन है बेटा, सेम एज इट इज क्वेश्चन लास्ट सेट में पूछा गया था। ठीक, तो लास्ट सेट जो सेट फर्स्ट है उसमें हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो वहां से इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा, क्योंकि एक ही चीज को बार बार मैं रिपीट करवाऊं तो सही नहीं है। तो सेम क्वेश्चन सेट फर्स्ट में है, सेम हमने विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर स्पष्ट किया था और एकल झिर्री से विवर्तन को हमने एक्सप्लेन किया था। तो आप पार्ट फर्स्ट में जरूर देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पार्ट फर्स्ट में मिल जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन से है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन 8 ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर मॉडल के अभिकृतियों को स्पष्ट कीजिए। बोहर मॉडल के जो अभिकृतियां हैं, मतलब जो इसके पोस्टुलेट्स हैं, वो आपको लिखने, कौन कौन से पॉइंट्स बोहर एटॉमिक मॉडल्स के अंदर हैं वो आपको यहाँ पे उसको स्पष्ट करना, लिखना है। हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर n=1 तथा n=4 के बीच संक्रमण के संगत उत्सर्जन तथा अवशोषण स्पेक्ट्रम में प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं को दर्शाइए। क्या बताना है, अवशोषण स्पेक्ट्रम ठीक में प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं को दर्शाना है, मतलब अवशोषण और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम आपको बनाने हैं जब ट्रांजिशन फोर्स से किसमें होगा, 1 में होगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसमें थोड़ा सा। हम सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन के परमाणु मॉडल की। ठीक, जिसमें मोहर के मॉडल्स को हमने यहाँ पे मोहर के जो पोस्टुलेट्स है उसको यहाँ पे हमने लिखना है। तो बोहर के पोस्टुलेट्स कौन कौन से हैं, तो बोहर एटॉमिक मॉडल आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, बोहर का मॉडल है ना, बोहर एटॉमिक मॉडल। तो बोहर के फर्स्ट जो पोस्टुलेट्स है, फर्स्ट जो अभिकृतियां हैं, तो पहली जो अभिकृतियां है ये है कि इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर क्या करता है, एक वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। ठीक, या ऐसे लिखो, परमाणु के केंद्र में परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान तथा संपूर्ण धनावेश निहित है।
ठीक, संपूर्ण द्रव्यमान से संपूर्ण धनावेश निहित है, जिसे नाभिक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं हम? नाभिक कहते हैं। तो पहला पॉइंट यहां पे नाभिक, इसकी जो आकार है, नाभिक का जो आकार होता है, और नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर के कोटि का है। ठीक, तो ये पहला विकृति आप इसमें लिखेंगे। इसमें जस्ट आपको किसके बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे? आप इसमें नाभिक के बारे में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। नाभिक क्या है, नाभिक का साइज क्या है, इसके बारे में आप सबसे पहले इस पॉइंट्स में आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड एक्सप्लेनेशन किसका देंगे? तो सेकंड एक्सप्लेनेशन दें बोहर का क्वांटम कंडीशन। क्या देंगे? बोहर का क्वांटम कंडीशंस। क्वांटम कंडीशन, क्वांटम शर्तें। क्वांटम शर्तों में क्या बताया गया? तो इसमें यह बताया गया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं, उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिसके लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग NH/2π या H/2π के पूर्ण गुणज के बराबर हो। H/2π के पूर्ण गुणज के बराबर हो, पूर्ण गुणज के बराबर हो। ठीक, तो ये क्वांटम कंडीशन है इलेक्ट्रॉन का कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिसके लिए इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है वो NH/2π के पूर्ण गुणज के बराबर है। किसके बराबर है भाई? NH/2π के पूर्ण गुणज, सॉरी H/2π के पूर्ण गुणज के बराबर है, मतलब NH/2π के बराबर है। मतलब कोणीय संवेग यहां पे अगर हम बात करते हैं, कोणीय संवेग की अगर हम बात करें बेटा, तो कोणीय संवेग L that is equal to mvr is equal to that is NH/2π, और जहां पे n जो है ये मुख्य क्वांटम संख्या है, n को हम बोलेंगे मुख्य क्वांटम संख्या, और इसका जो मान है ये 1, 2, 3, 4 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। तो ये सेकंड पोस्टुलेट है क्वांटम कंडीशंस। क्वांटम कंडीशंस में बोहर ने यही आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में नहीं घूम सकते, वो केवल कुछ परमिटेड ऑर्बिट्स होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं। उसके लिए शर्त उन्होंने बता दी कि उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है वो किसके बराबर होना चाहिए? वो NH/2π के बराबर होना चाहिए। ठीक, ये सेकंड कंडीशन हो गया। थर्ड कंडीशन उन्होंने क्या बोला? थर्ड कंडीशन उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी कक्षा में घूमते हैं तो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स कभी भी अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित नहीं करेंगे। ठीक, थर्ड पोस्टुलेट उन्होंने बोला, थर्ड पॉइंट्स में उन्होंने बोला कि कभी भी इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में घूमते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेंगे, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेंगे। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षा कहते हैं, स्थायी कक्षा कहते हैं। क्या बोलते हैं? इन कक्षाओं को क्या बोलते हैं हम? स्थायी कक्षा बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हैं। दैट इज अ परमिसिबल ऑर्बिट्स बोल लो या
स्टेशनरी ऑर्बिट बोल रहा हूं कि अगर इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स अगर रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, तो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन्स कभी भी अपनी एनर्जी को रिलीज नहीं करेगा। ठीक। एंड नेक्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट, ये फ्रीक्वेंसी कंडीशन है बोहर का। कौन सा कंडीशन है भाई? आवृत्ति की शर्तें। ठीक, फ्रीक्वेंसी कंडीशंस हम इसको बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कंडीशंस में बोहर्स ने क्या बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर से ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी कक्षा छोड़ के कहां चले जाएंगे? उच्च ऊर्जा स्तर वाले किसी कक्षा में चले जाएंगे, और वहां से जब वापस अपनी कक्षा में आएंगे तो वो क्या करेगी? जितना ऊर्जा उसने अवशोषित किया था उतनी ही ऊर्जा को क्या करेगा? उतनी ही ऊर्जा को क्या करेगा? वो उत्सर्जित करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर ऊर्जा का अवशोषण करते हैं तो वो अपनी कक्षा छोड़ के किसी दूसरी कक्षा में जा सकता है, उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षा में जा सकता है, या उच्च ऊर्जा स्तर कक्षा से जब वो निम्न ऊर्जा स्तर वाली कक्षा में जंप करता है तो वो क्या करता है? उतनी ही एनर्जी को फिर से वो रिलीज करता है। खामाखा इलेक्ट्रॉन्स कभी भी अपनी एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स कभी भी अपनी एनर्जी को रिलीज नहीं करेगा। वो कब करेगा? जब वो अपनी ऊर्जा स्तर को क्या करेगा? चेंज करेगा, अपनी ऊर्जा स्तर को बदलेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में या उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, तो वह उन दो ऊर्जा स्तरों के ऊर्जा के बराबर, ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर, स्तरों के अंतर के बराबर ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करते हैं। ठीक, तो ये जब भी इलेक्ट्रॉन्स उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, और निम्न ऊर्जा स्तर से अगर उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा है तो उस केस में क्या करेगा? वो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। इसके अलावा कोई कंडीशंस ही नहीं है कि वो एनर्जी को क्या कर सके? एब्जॉर्ब या उसको एमिट कर सके। तो लेट्स से अगर हमारे पास दो ऊर्जा स्तर है, ये दो ऊर्जा स्तर मान लेते हैं, है ना, तो इस ऊर्जा स्तर की एनर्जी मान लेते हैं E1 है, इसकी एनर्जी कितना है भाई? E2 है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स यहां से E2 से किस में जंप करता है भाई? E1 में जंप करता है। अगर वो E2 से E1 में जंप करता है तो उस केस में क्या करेगा? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ये एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज करेगा। जब ये उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो ये एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज करेगा, अपने में से निकाल देगा एनर्जी। तो अपने में से अगर एनर्जी निकालेगा तो ये जो फोटोन की जो ऊर्जा है वो किसके बराबर होगा? तो फोटोन की ऊर्जा हो जाएगा E2 माइनस E1 के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे अतः उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा, की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका जो E2 माइनस E1, तो E2 माइनस E1 तो उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा दैट इज hν, तो hν इज इक्वल टू E2 माइनस E1, तो दैट इज इक्वल टू डेल्टा E। तो ये यहां से हम अगर हम न्यू निकालते हैं तो न्यू हो जाएगा डेल्टा E डिवाइडेड बाय h। तो ये आपका आ जाता है फ्रीक्वेंसी, कि इस फ्रीक्वेंसी का फोटोन को क्या करेगा? वो उत्सर्जित करेगा। तो इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कंडीशन।
क्या बोलते हैं इसको? इसको फ्रीक्वेंसी कंडीशंस बोलते हैं, आवृत्ति की शर्तें बोली जाती है इसको। ठीक, तो ये आप नोट करिएगा, 4 पोस्टुलेट्स इसके अंदर हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल्स के अंदर। ये 4 पोस्टुलेट्स आप याद करिएगा, जब भी बोहर्स एटॉमिक मॉडल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आता है आपको इन्हीं जो है पोस्टुलेट्स का यूज करके या तो उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, या डायरेक्टली आपको अगर क्वेश्चंस इस तरीके से पूछता है तो डायरेक्टली आपको 4 पॉइंट्स लिख के आना है, डेफिनेटली आपको पूरे नंबर मिलेंगे इसमें। नेक्स्ट आते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर n1 n is equal to 1 तथा n is equal to 4 के बीच संक्रमण के संगत उत्सर्जन तथा अवशोषण स्पेक्ट्रम में प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं को दर्शाइए। ठीक, स्पेक्ट्रमी रेखाओं को दर्शाइए। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम यहां पे आपको बनाना है, एक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बनाना है, अवशोषण स्पेक्ट्रम और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? एक सेकेंड, एक सेकंड दीजिए। हाँ ठीक, आ जाओ। देखो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कैसे बनाएंगे और अवशोषण स्पेक्ट्रम कैसे बनाएंगे। तो सिंपल उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रम आपका बनेगा। देखो सबसे पहले हम बनाते हैं क्या, एनर्जी लेवल्स। बहुत बढ़िया, परफेक्ट एकदम। चार लाइंस यहां पे ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारा बन गया 4 एनर्जी लेवल्स, जो कि अलग अलग एनर्जी डिफरेंस पे है, तो इसलिए हमने डिफरेंसेस जो कम ज्यादा रखा है, इसके बीच का डिफरेंस ज्यादा, फिर कम, फिर और कम रखा। ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, ये n इज इक्वल टू 4 है, n इज इक्वल टू 4 है। ठीक हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। इसका एक कॉपी बना लेते हैं, पुनः बना लेते हैं, क्योंकि हमें एक स्पेक्ट्रम बनाना है अवशोषण का, एक बनाना है उत्सर्जन का। ठीक, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम। अवशोषण स्पेक्ट्रम, देखो अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होगा। अवशोषण स्पेक्ट्रम ये होता है कि जब मान लो कोई हाइड्रोजन गैसेस है, तो हाइड्रोजन गैसेस में से अगर लाइट आप पास कर रहे हो या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसमें से पास कर रहे हो, तो हाइड्रोजन के एटम्स जब उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रेडिएशंस के साथ क्या करता है, कोलिजन्स करता है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो रेडिएशंस है, जो फोटॉन्स हैं, वो हाइड्रोजन एटम्स को क्या करता है, अपनी एनर्जी को दे देता है। तो जब कोई पर्टिकुलर फोटोन जब एनर्जी दे देगा हाइड्रोजन एटम को, तो उस स्पेक्ट्रम में से क्या होगा, उस स्पेक्ट्रम में से उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो फोटॉन्स है वो गायब हो जाएंगे। तो जब उसका एक स्पेक्ट्रम आप ऑब्टेन करोगे किसी स्क्रीन पे, तो उस स्क्रीन पे क्या होगा, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ्स की जो लाइट्स है या स्पेक्ट्रम है वो आपका अवशोषित कर लिया हाइड्रोजन ने, तो उसकी जगह पे क्या मिलेगा, उसकी जगह पे जब स्पेक्ट्रम देखोगे अवशोषण स्पेक्ट्रम किसी स्क्रीन पे, तो वहां पे आपको कुछ ब्लैक सी लाइंस दिखती हैं, कुछ ब्लैक ब्लैक लाइंस दिखती हैं। तो ब्लैक ब्लैक लाइंस का मतलब होता है, ब्लैक लाइंस का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो लाइट है वो लाइट किसने अवशोषित किया, उस ऊर्जा को किसने अवशोषित किया, हाइड्रोजन ने अवशोषित किया है। तो उसको हम बोलते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे ट्रांजिशंस n1 से 4 के बीच में है, बाकी एनर्जी लेवल्स दिखाए नहीं मैंने, यहाँ पे n1 से लेके 4 तक का एनर्जी स्टेट हमने शो किया है। तो देखो अगर इलेक्ट्रॉन्स n1 स्टेट में है तो n1 से कहां जा सकता है भाई, वो n2 में जा सकता है, वो इतना एनर्जी ऑब्जर्व कर ले, फोटोन उसको इतना एनर्जी एनर्जी डोनेट कर दे, ताकि इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट स्टेट से किस में चला जाए, सेकंड स्टेट में। या वो फर्स्ट स्टेट से किस में जा सकता है भाई, वो फर्स्ट से जा सकता है आपका थर्ड में, या वो फर्स्ट से जा सकता है किसमें, फोर्थ में। ठीक, तो यही हमारे 3 स्पेक्ट्रम जो मिलेंगे वो अवशोषण स्पेक्ट्रम मिलेंगे। 3
स्पेक्ट्रम जो आपको मिलेंगे वो अवशोषण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कहां पे, ग्राउंड स्टेट में, तो या तो ग्राउंड स्टेट से वो फर्स्ट स्टेट में जाएगा, या ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, या थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज है ही नहीं, क्योंकि 4 तक का ट्रांजिशन शो करना है, 4 तक का हमें ट्रांजिशन शो करना, ऐसे नहीं अब कि सेकंड से थर्ड में चला गया, सेकंड थर्ड से फोर्थ, ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कहां है, ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट से उसका ट्रांजिशन होगा। लेकिन अवशोषण स्पेक्ट्रम में, सॉरी उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, अगर हम इसका उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बनाते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, अरे भैया देखो, इलेक्ट्रॉन ने फोटोन से एक ही बार में एनर्जी लिया था, लेकिन जब उसी एनर्जी को उसको खर्च करना है, उसको रेडिएट करना है, तो वो किस्तों में भी कर सकता है। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन ने एक ही बार में इतना एनर्जी ऑब्जर्व कर लिया कि वो फर्स्ट से किस में चला गया, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर फोर्थ एनर्जी स्टेट में है, तो फोर्थ एनर्जी स्टेट से वापस कहां पे आना है, उसको फर्स्ट एनर्जी स्टेट में आना है। तो फर्स्ट एनर्जी स्टेट में आने के लिए इलेक्ट्रॉन्स क्या करें, किस्तों में एनर्जी क्या करें, रिलीज कर दे। एक तो वो डायरेक्टली आ सकता है भाई, सिंपल सी बात है, वो डायरेक्टली आ सकता है ना, वो डायरेक्टली फर्स्ट एनर्जी स्टेट में जंप कर सकता है, या वो चाहे तो फोर्थ स्टेट से किस में आ सकता है, वो सेकंड एनर्जी स्टेट में, या चाहे तो वो फोर्थ स्टेट से किस में आ सकता है भाई, थर्ड एनर्जी स्टेट में आ सकता है। उसकी पॉसिबिलिटीज है, उसकी संभावना है, बिल्कुल है। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन्स थर्ड एक्साइटेड स्टेट में हैं, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में हैं, तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट में जंप कर सकता है, या थर्ड एक्साइटेड स्टेट से वो कहां सकता है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, थर्ड एनर्जी लेवल है, वो थर्ड एनर्जी लेवल से किसमें जा सकता है भाई, सेकंड एनर्जी लेवल्स में जा सकता है। पॉसिबिलिटीज है, बिल्कुल है ना। अगर इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मींस सेकंड एनर्जी स्टेट में है, अगर वो सेकंड एनर्जी स्टेट में, तो यहां से डायरेक्टली वो कहां जंप कर सकता है, वो फर्स्ट एनर्जी स्टेट में, मतलब ग्राउंड स्टेट में वो जंप कर सकता है। तो इस केस में जो अवशोषण उत्सर्जन जो स्पेक्ट्रम मिलेंगे आपको, वो टोटल कितने मिलेंगे, 6 उत्सर्जन स्पेक्ट्रम मिलेंगे। कितने अवशोषण स्पेक्ट्रम मिलेंगे, 3 अवशोषण स्पेक्ट्रम मिलेंगे। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम हमेशा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम से कम होता है। अवशोषण स्पेक्ट्रम की जो संख्या है, जो लाइंसों की जो संख्या है, ये सबसे कम होती है उत्सर्जन के कंपैरिजन में। उत्सर्जन में ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, अवशोषण में कम पॉसिबिलिटीज होती है। ठीक, तो ये स्पेक्ट्रम बन गए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, अवशोषण और उत्सर्जन। बहुत सिंपल सा आपको पॉइंट्स यहाँ पे शो करना है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अथवा में पूछा है आपसे क्वेश्चन, नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या अभिप्राय है। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन की द्रव्यमान संख्या के साथ सरिसंगत विचरण दर्शाइए। विखंडन एवं संलयन अभिक्रिया में इस विचरण की सहायता से विवेचना कीजिए। विचरण का मतलब ग्राफ शो करना है आपको सबसे पहले। तो सबसे पहले नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या अभिप्राय है, आपको ये एक्सप्लेन करना है कि बंधन ऊर्जा है क्या। बाइंडिंग एनर्जी को आपको एक्सप्लेन करना है। न्यूक्लियर चैप्टर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। न्यूक्लियर चैप्टर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हर साल पूछा जाता है, या तो न्यूमेरिकल्स पूछ लिया जाता है। लास्ट जो सेट हमने करा था, लास्ट सेट में इस चैप्टर से हम क्या पूछा था, न्यूमेरिकल्स पूछ लिया था, वो भी बाइंडिंग एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चन था। अब इसमें डायरेक्टली बाइंडिंग एनर्जी पूछ लिया है। तो ये टॉपिक ऐसा है बेटा कि इस टॉपिक से तो हर साल क्वेश्चंस आना ही आना है, डेफिनेटली आप मान के चल लो। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बंधन ऊर्जा की। किसकी बात करते हैं हम, बंधन ऊर्जा। देखो बंधन ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं, तो बंधन ऊर्जा क्या है, बंधन ऊर्जा क्या है। तो बंधन ऊर्जा की यहां पे हम डेफिनेशंस लिखते हैं। बंधन ऊर्जा को डिफाइन करते हैं। बंधन ऊर्जा बहुत बार हम डिफाइन कर चुके हैं डिफरेंट वीडियोस के अंदर, और बाकी न्यूक्लियर चैप्टर्स में भी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशंस किया था इसके बारे में। तो बंधन ऊर्जा क्या आता है कि किसी नाभिक को तोड़ने के लिए, सिंपल शब्दों में लिख देता हूं मैं यहां पे, किसी नाभिक को तोड़ने के लिए, आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को, बंधन ऊर्जा कहते हैं।
बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक, तो किसी भी नाभिक को तोड़ने के लिए, कोई नाभिक अगर आपके पास है और उस नाभिक को तोड़ना है पूर्णतः, तो उस नाभिक को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा जो है, इसी को सिंपली हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बंधन ऊर्जा। कैसे निकालते हैं बंधन ऊर्जा, सूत्र क्या होता है, तो बंधन ऊर्जा बराबर होता है डेल्टा EB, इससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, डेल्टा EB इज इक्वल टू दैट इज मास डिफेक्ट डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा M क्या यहाँ पे, ये है द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति क्या है, द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति कैसे निकालेंगे, तो द्रव्यमान क्षति निकालने का सूत्र होता है बेटा ZMP माइनस A माइनस Z, सॉरी प्लस A माइनस Z MN माइनस M कैपिटल N। ठीक, तो ये बाइंडिंग द्रव्यमान क्षति निकालने का सूत्र होता है MP प्रोटॉन का द्रव्यमान हो गया, Mn न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हो गया, और M कैपिटल N ये नाभिक का द्रव्यमान हो गया। किसका द्रव्यमान हो गया, नाभिक का द्रव्यमान हो गया। तो न्यूक्लियनों के द्रव्यमान में से नाभिक के द्रव्यमान को जब हम घटा देंगे तो जो भी डिफरेंस आएगा, इस डिफरेंस को हम बोलेंगे द्रव्यमान क्षति, मास डिफेक्ट बोला जाएगा। तो हम अगर इसके टर्म्स में अगर हम बाइंडिंग एनर्जी को लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे बाइंडिंग एनर्जी, तो दैट इज डेल्टा EB इज इक्वल टू दैट इज ZMP माइनस A माइनस ZMN, प्लस है यहाँ पे, माइनस MN, M कैपिटल MN, ठीक है, इंटू सी स्क्वायर। यहाँ पे एज यूजुअल मीनिंग में आपको बता देता हूँ कि इसका क्या मतलब है। ठीक, ये MP जो है ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। ठीक, Mn जो है यहाँ पे ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है भाई। ठीक, और Mn जो है यहाँ पे ये नाभिक का द्रव्यमान है, नाभिक का द्रव्यमान। ठीक, C यहां पे क्या है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। ठीक, ये प्रकाश की चाल है। Z जो है यहां पे, Z आपका है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, और यहां पे आपका A जो है, A है हमारा द्रव्यमान संख्या। क्या ये हमारा द्रव्यमान संख्या। ठीक, तो ये एज यूजुअल मीनिंग है यहाँ पे हर एक वर्ड का। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। अगर तो देखो यहाँ पे एक नोट पॉइंट डाल देता हूं, डेल्टा EB इज इक्वल टू 931 इंटू डेल्टा M। अगर तो डेल्टा M किस में दे रखा है, AMU में दे रखा है। जब भी मास किस में दे रखा होगा बेटा, AMU में दे रखा होगा, एटॉमिक मास यूनिट में दे रखा होगा, AMU में गिवन होगा, तो उस केस में बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए सिंपली हम 931 की हम डेल्टा M से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं, है ना। 931 की हम डेल्टा M से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा क्या निकल के आ जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन के द्रव्यमान संख्या के संगत विचरण दर्शाइए, विचरण दर्शाना है यहाँ पे। तो नेक्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा बेटा, उसमें आपको बंधन ऊर्जा वक्र जो है वो ड्रॉ करना है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व्स यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक, तो देखो यहाँ पे हमारे पास कर्व है, एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक मास नंबर के साथ आपको ड्रॉ करना है। ये हमारा एटॉमिक मास नंबर द्रव्यमान संख्या है A, है ना। द्रव्यमान संख्या को हमने x एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया है, और y एक्सिस पे हमने किसको रिप्रेजेंट किया है, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा को। किसको, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा को। देखो अगर हम इस ग्राफ की बात करें, तो ये जो ग्राफ है वो पहले क्या होगा, शार्पली ऊपर ग्राफ इंक्रीज होगा हीलियम तक, नीचे डिप मारेगा लिथियम तक, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, एंड देन इस फ्लोरीन के बाद ये कर्व जो है ये स्मूथ वे में जो है पहले इंक्रीज होगा। फ्लोरीन सॉरी आपका क्या कहते हैं, Fe जो आयरन है, आयरन के लिए मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन शो करेगा 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां से फिर डिक्रीज होगा ये धीरे धीरे स्लोली जैसे जैसे एटॉमिक मास नंबर आपका इंक्रीज होगा, ये ग्राफ आपका धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो
तो ये ग्राफ्स आपको बनाना है, इसका पैटर्न आपको बनाना है। जब भी बोर्ड एग्जाम में आए आप इस तरीके से बना दीजिए ग्राफ को, है ना। 2 टिप है ना, 3 टिप है, ठीक। यहां से बना के ऐसे आप शो कर दीजिए ग्राफ, बस इतना बना देंगे, डेफिनेटली ग्राफ्स के पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक। अगर आपको एलिमेंट्स पता है यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स यूज हुए हैं, तो इनके टिप्स पे जो एलिमेंट्स है, इसके टॉप पे जो एलिमेंट्स है वो आपका हीलियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, और बॉटम पे जो है वो लिथियम, नाइट्रोजन और फ्लोरीन है, ठीक। यहां पे अगर हम बात करें जो 1He2 है, जो आपका हाइड्रोजन का समस्थानिक है ना, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम की बात करें तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम है। तो क्योंकि ये लाइटर न्यूक्लियर है, ये हल्के नाभिक होते हैं और इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बहुत कम होते हैं, तो ये सारे जो नाभिक्स होते हैं बेटा, ये किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, ये आपका फ्यूजन अभिक्रिया शो करते हैं, ठीक। लेकिन जो हायर एटॉमिक नंबर्स वाले, हायर एटॉमिक मास नंबर्स वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, या एटॉमिक नंबर्स वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आपका फ्लोरीन हो, सॉरी क्या कहते हैं, यूरेनियम हो गया, यूरेनियम 238, इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स होता है बेटा 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये जो पार्टिकल्स होते, सॉरी ये जो न्यूक्लियाई होते हैं बेटा, ये न्यूक्लियस किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि ये बल्कि होते हैं, ये भारी होते हैं। ये भारी होने की वजह से क्या होते हैं, ये जो नाभिक होते हैं ये टूटते हैं। ये छोटे छोटे नाभिकों में क्या होता है, ये टूट जाते हैं। जब ये छोटे छोटे नाभिकों में टूटते हैं तो ये पार्टिसिपेट करते हैं नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में। तो जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस बहुत कम होती है, तो ब्रेक हो गए, वो टूट के वो छोटे छोटे नाभिकों में बट जाते हैं। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, हम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया बोलते हैं। और जो छोटे छोटे नाभिक्स होते हैं जिनकी बंधन ऊर्जा बहुत कम होती है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा बहुत कम होती है, क्योंकि अनस्टेबल होते हैं और स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए ये आपस में डिफ्यूज होते हैं। और ये आपस में डिफ्यूज होकर क्या बनाते हैं, ये हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, हीलियम बना लेता है, क्योंकि हीलियम इनके कंपेरिजन में बहुत ज्यादा हाईली स्टेबल होते हैं, ठीक। तो इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे लिख चुके हैं, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला पॉइंट हमने यहां पे लिखा है, पहला पॉइंट, प्रत्येक तत्व के नाभिक की बंधन ऊर्जा धनात्मक होती है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नाभिक के अवयवी कणों के बीच कुछ आकर्षण बल कार्य करते हैं, जिन्हें नाभिकीय बल कहते हैं। इन्हीं बलों के कारण नाभिक स्थायी रह पाता है। तो जो नाभिकीय बंधन ऊर्जा है बेटा, वो हर एक न्यूक्लिया का क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लिया जो है हमारा स्टेबल होता है। सेकंड, अगर बात करें द्रव्यमान संख्या A बराबर 56 के आसपास के नाभिक की प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा अधिकतम लगभग 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अतः यह नाभिक सबसे अधिक स्थायी है। सबसे ज्यादा स्थायी कौन है भाई, सबसे ज्यादा A56। A56 किसका है, आयरन का है, 2656। आयरन सबसे ज्यादा स्टेबल है, आयरन सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 56 से कम द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों के लिए प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा कम होने लगती है तथा 20 से नीचे बहुत तेजी से कम होती है, परंतु इस परिसर रेंज में कुछ नाभिकों जैसे हीलियम, कार्बन, ठीक, ऑक्सीजन और 16O, ठीक, इत्यादि, जिनकी द्रव्यमान संख्या A4 का गुणक होती है कि प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा निकटतम नाभिकों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। तो अगर हम बात करें, देखो किसके, हीलियम की बात करते हैं, तो हीलियम का परमाणु द्रव्यमान संख्या जो है, द्रव्यमान संख्या 4 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो ये सब किसके गुणज है भाई, 4 के गुणज है। ये सब किसके गुणज है, 4 के गुणज है। तो इसलिए इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है, उसके आसपास के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा इनकी होती है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये ज्यादा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। अतः ये नाभिक अपने समीप के अन्य नाभिकों की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं, ठीक। तो जिन न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स ज्यादा होती है बेटा, वो सबसे ज्यादा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट, 56 से अधिक द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों के लिए प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाती है। उदाहरणतः यूरेनियम 238 जिसका मान कितना 7.6 है, तो आप देखेंगे 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पीक है, और यहां से फिर बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और यूरेनियम तक जाते जाते कितना हो गया 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि न्यूक्लियर यूरेनियम का बहुत ज्यादा भारी है और क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है इनके कंपैरिजन में, तो इसलिए ये अनस्टेबल हो जाते हैं और ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं।
तो हैवी न्यूक्लिया जितनी भी होती है वो ब्रेक डाउन करते हैं, नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया शो करते हैं। जो छोटे छोटे न्यूक्लिया होते हैं वो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया शो करते हैं, ठीक है, दर्शाते हैं। क्लियर है? तो ये इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इतना ही पॉइंट्स आपको क्या करना, लिखना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये ग्राफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। क्लियर है? तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और बाकी सेट को सॉल्व करते हैं। बाकी रिविजन्स वीडियोस आ रहे हैं आप लोगों के लिए, तो रिवीजन वीडियोस को मिस मत करिएगा। वन शॉट रिवीजन आ रहा है बेटा, वन शॉट रिवीजन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही हम लोग एक्सप्लेन करें, इन डेप्थ हम एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं आप लोगों के रिविजन वीडियोज में। तो इसलिए रिविजन वीडियोज को मिस मत करिए, रिविजन वीडियोज के जरिए अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए, ठीक। अपनी प्रिपरेशन पे चांद लगाइए ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर बोर्ड एग्जाम में कर सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू इन सो मच एंड बाय बाय।